ने तापीय व्युत्क्रमणता की अवधारणा डिस्कस किया था। उसके बाद स्थिर तापीय व्युत्क्रमणता के जो 4 प्रमुख प्रकार हैं उनमें स्थिर व्युत्क्रमणता या विकर्ण व्युत्क्रमणता या अप्रवाही व्युत्क्रमणता के बारे में कल हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग यहाँ व्युत्क्रमणता का जो दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, गतिक व्युत्क्रमणता, डायनेमिक इन्वर्जन। डायनेमिक इन्वर्जन या इसको एडवर्शनल इन्वर्जन भी कहते हैं। गतिक या प्रवाही या अधिवतलीय व्युत्क्रमणता, गतिक या प्रवाही व्युत्क्रमणता, मुख्य नाम इसका है गतिक या प्रवाही व्युत्क्रमणता, डायनेमिक या एडवर्शनल इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, पवन प्रवाह के कारण व्युत्क्रमणता उत्पन्न होती है। पवन प्रवाह के कारण, इसमें प्रवाही व्युत्क्रमणता का अर्थ है कि वायुमंडल शांत नहीं है बल्कि पवन का प्रवाह इसमें होता है। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे उच्च पर्वतीय प्रदेशों में व्युत्क्रमणता का यह प्रकार अधिक देखने को मिलता है। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जहां अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटियां होती हैं, अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटी वाले क्षेत्रों में, अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटी वाले क्षेत्रों में क्या होगा, ये अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटियां, ये पर्वत है और इधर भी पर्वत है, बीच में सक्रिय घाटी। इसमें दिन के समय देखिए क्या स्थिति होगी, प्रवाही व्युत्क्रमणता में हम लोग पढ़ रहे हैं। दिन के समय सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, तो पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर, इस ओर भी इस ओर और उच्च ढालों पर सौर विकिरण पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती है। सौर विकिरण यहाँ पहुंचती रहती है। यहाँ पर वायुमंडल विरल होता है। पर्वतों के ऊपर का जो ऊंचे पर्वत हैं, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, इनके या राकीज जैसे, इंडेज जैसे जो ऊंचे पर्वत हैं, इनके ऊपर के वायुमंडल को कहते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो। इनके ऊपर के वायुमंडल को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं। पर्वतीय वायुमंडलीय खिड़की, वायुमंडलीय वातायन, वायुमंडलीय वातायन, वायुमंडलीय खिड़की, अर्थात इनके ऊपर वायुमंडल बहुत विरल होता है। सौर विकिरणों के लिए खिड़की का कार्य होता है। सौर विकिरणें आसानी से यहाँ पर प्रवेश कर सकती हैं। पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर दिन के समय विरल वायुमंडल के कारण सौर विकिरण आसानी से पहुंच जाती है। और अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटी में क्या हो रहा है, जो सक्रिय घाटियां हैं वहां पर सक्रिय घाटियों के ऊपर सघन वायुमंडल है। एक तो सघन वायुमंडल है, अगर पर्वत की ऊंचाई है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो स्पष्ट है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल बहुत तेजी से विरल होता चला जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल तेजी से विरल होता है। और इस पर्वत अगर 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर कम ऊंचा है, पर्वत के शीर्ष और उच्च ढाल घाटी की अपेक्षा, इसका मतलब पर्वतों के शीर्ष और उच्च ढालों के ऊपर वायुमंडल विरल है और जो अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटियां हैं उनमें वायुमंडल बहुत ही सघन है। तो सघन वायुमंडल है तो जो सौर विकिरण आएगी, सौर विकिरणों का परावर्तन भी ज्यादा होगा और शोषण भी ज्यादा होगा, प्रकीर्णन भी ज्यादा होगा और विसरण भी ज्यादा होगा। किसकी अपेक्षा, पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों की अपेक्षा घाटी क्षेत्र में जब सौर विकिरणें पहुंचेंगे तो उनका परावर्तन और शोषण, विकिरण और प्रकीर्णन, विसरण, ये सब ज्यादा होगा। इस वजह से घाटी में पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा कम होगी पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों की अपेक्षा। घाटी और पर्वत के निम्न ढालों पर, पर्वत के निम्न ढालों और घाटी में सौर विकिरण की मात्रा दिन में पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों की अपेक्षा कम पहुंचेगी। इसका दूसरा कारण यह भी होता है कि जो अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटियां हैं उनमें सूर्य की किरणें सीधे आ भी नहीं पाती हैं, क्योंकि दोनों ओर से पर्वतीय अवरोध होता है। सुबह के समय जैसे इधर है सूर्य, तो यहाँ पर सौर विकिरण सीधे नहीं पहुंच पा रही है, पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों तक ही सौर विकिरण पहुंच पा रही है, घाटी में नहीं पहुंच पा रही है। घाटी में सौर विकिरण कब पहुंचेगी, जब घाटी के ऊपर सूर्य पहुंचेगा उस समय सौर विकिरण घाटी में आएगी। और फिर शाम के समय जब सूर्य इधर हो गया, इस ओर हो गया, तभी आप देखेंगे कि इस पर्वत के इस शीर्ष इस वाले पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर सौर विकिरण तो पहुंचेगी, लेकिन घाटी में सौर विकिरण का पहुंचना कम हो जाएगा।
कहने का अर्थ ये है कि पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों की अपेक्षा पर्वत के निम्न ढालों और घाटी में दिन की अवधि कम हो जाती है। दिन की अवधि कम हो जाएगी। पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर दिन है 12 घंटे का, तो घाटी में सूर्योदय भी देर से होगा और सूर्यास्त भी देर से होगा। न पर्वतीय अवरोधों के कारण सूर्य की किरणें घाटी तक नहीं पहुंच पाएंगी, लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो लोग कहेंगे सूर्योदय देर में हो रहा है। अस्त होते हुए समय भी क्या होगा कि पर्वतों से घिरा होने के कारण सूर्य की किरणें घाटी तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां जल्दी सूर्यास्त हो गया, वहां जल्दी सूर्यास्त हो गया। तो दिन की अवधि क्या होती है? पर्वत के निम्न ढालों और घाटी में पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों की अपेक्षा कम होती है, दिन की अवधि छोटी होती है। तो इस वजह से भी यहाँ सौर विकिरण कम पहुंचेगी। 8 घंटे 7 घंटे ही सूर्य की किरणें पहुंच पा रही, तो यहाँ पर सूर्य तक भी कम पहुंच रहा है। और पर्वत और घाटी में और पर्वत के निम्न ढालों के ऊपर का जो वायुमंडल होता है वो अपेक्षाकृत क्या है? पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों की अपेक्षा सघन वायुमंडल है। तो इस वजह से भी जो सौर विकिरण आएगी भी तो उसका परावर्तन ज्यादा होगा, अवशोषण ज्यादा होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा, विसरण ज्यादा होगा। जितना ही अधिक वायुमंडल से होकर सौर विकिरणें गुजरेंगी उतना ही अधिक उनका परावर्तन, उतना ही अधिक उनका अवशोषण, उतना ही अधिक उनका प्रकीर्णन और उतना ही अधिक उनका विसरण। ये प्रक्रियाएं उतना ही अधिक होंगी। जितना अधिक सौर विकिरणों को वायुमंडल में दूरी तय करनी पड़ेगी उतना ही अधिक उनका ये जो प्रक्रियाएं हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो ज्यादा होंगी। तो इन दोनों कारणों से, दोनों कारण है। पहला कारण है कि पर्वत के निम्न ढालों और घाटी में दिन की अवधि पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों की अपेक्षा कम होती है, छोटी होती है दिन की अवधि। दूसरा कारण क्या है? इस कारण से भी घाटी और निम्न ढालों पर सूर्यातप कम पड़ेगा और तापमान कम हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है? पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों का वायुमंडल विरल है, तो सौर विकिरण आसानी से अधिक मात्रा में पहुंच जाएगी। जबकि घाटी और निम्न ढालों पर के ऊपर का वायुमंडल सघन होने के कारण शीर्ष और उच्च ढालों की अपेक्षा कम विकिरण आपतित होगी। इन दोनों कारणों से सूर्यातप की मात्रा घटेगी और तापमान की मात्रा घट जाएगी। तो दिन के समय देखिए क्या होता है। ड्यूरिंग द डे हम लोग सन यहाँ बनाए ही है, तो पता चल रहा है ड्यूरिंग द डे क्या होगा। दिन के दौरान पर्वत के घाटी और पर्वत के निम्न ढालों पर लो टेम्परेचर हो जाएगा, लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा अपेक्षाकृत, ये तो कंपैरेटिवली चलता है। और पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर यहाँ की अपेक्षा हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। और विंड किधर से किधर बहती है? विंड बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड बहती है। यहाँ हाई प्रेशर है, इससे लो प्रेशर की ओर ऐसे विंड आएगी। यहाँ पर भी लो प्रेशर की ओर ऐसे विंड आएगी। तो घाटी से जो पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों की ओर जो पवनें प्रवाहित होती हैं, इन पवनों को हम लोग क्या कहेंगे? घाटी से आ रही है, इसलिए घाटी शब्द जोड़ेंगे। और शीतल पवनों के लिए समीर शब्द का प्रयोग करते हैं। कोल्ड विंड के लिए हिंदी इंग्लिश में तो बस कोल्ड विंड कह देते हैं, लेकिन हिंदी में क्या हो जाता है? समीर, घाटी समीर। तो यह हो गया घाटी समीर, ये हो गई घाटी समीर, घाटी समीर। अब घाटी समीर के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है इंग्लिश में, वह क्या है? एनाबैटिक विंड। एनाबैटिक विंड हो गया, एनाबैटिक विंड हो गया, घाटी समीर एनाबैटिक विंड। तो दिन के समय जो घाटी पर्वत के निम्न ढालों और घाटी से जो घाटी समीर या एनाबैटिक विंड पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों की ओर प्रवाहित हो रही है, इसके प्रभाव से क्या होगा? ये घाटी समीर पर्वतीय ढाल के सहारे प्रवाहित होगी घाटी से पर्वत के शीर्ष की ओर। अब इससे क्या होगा? पर्वत के उच्च ढालों और शीर्ष पर जो हाई टेम्परेचर वाली विंड है, अर्थात गर्म पवनें हैं, गर्म वायु है, पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर घाटी की अपेक्षा कैसी वायु है? अधिक तापमान वाली वायु है। तो और घाटी समीर क्या है? शीतल है, तो शीतल पवनें भारी होती हैं और कम सक्रिय होती हैं, और गर्म पवनें हल्की और ज्यादा एक्टिव होती हैं।
तो गर्म पवन क्या होगा, ऊपर व्याप्त हो जाएगी, गर्म पवनें ऊपर व्याप्त हो जाएंगी और पर्वत के शीर्ष की गर्म पवनों का आरोहण हो जाएगा। और जो घाटी समीर आ रही है इसका क्या हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा निचले भागों में। पर्वत के शीर्ष और ढालों का जो निचला धरातल है उस पर हो जाएगी शीतल पवनें और ऊंचाई पर हो जाएंगी गर्म पवनें। तो नीचे से ऊपर बढ़ने पर क्या होगा, नीचे की शीतल पवनें ऊपर की अपेक्षाकृत गर्म पवनों को शीतल करने का प्रयास करेगी और ऊपर की गर्म पवनें नीचे अवस्थित शीतल पवनों को शीतल करने का गर्म करने का प्रयास करेगी। इससे नीचे से ऊपर तापमान लगातार बढ़ता हुआ मिलेगा और यही परिघटना क्या कहलाती है, थर्मल इन्वर्जन, तापीय व्युत्क्रमणता। तापीय व्युत्क्रमणता यह स्थिति कब हो रही है, दिन के समय। इसी कारण क्या होगा, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में, और आपने पढ़ा कि तापीय व्युत्क्रमणता की दशा में कोहरा भी पड़ता है, तो यहाँ पर कोहरा पड़ना चाहिए लेकिन पवन प्रवाह के कारण कोहरा मंद पड़ता है, कम पड़ता है। पवन प्रवाह के कारण कोहरा पड़ता है लेकिन हल्का कोहरा दिन के समय पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर बना रहता है शीत ऋतु ज्यादा समय। तो यहाँ पर तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति हो जाती है। अब क्या है कि रात्रि के समय क्या स्थिति होगी, ये तो दिन के समय की स्थिति हो गई। अब रात्रि के समय क्या होता है, ये जो अंतर पर्वतीय सकरी घाटियां हैं, ऐसे हम बना रहे हैं, थोड़ा नेचुरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो अंतर पर्वतीय सकरी घाटियां हैं उनमें रात्रि के समय क्या हो रहा है, रात्रि के समय तो सूर्य नहीं दिखेगा, चंद्रमा दिखेगा। रात्रि के समय तो चंद्रमा आप देख सकते हैं। अब रात्रि के समय जो पर्वत का शीर्ष और इसके ऊपर का वायुमंडल, पर्वत का शीर्ष और इसके ऊपर का वायुमंडल, आप जानते हैं घाटी की अपेक्षा क्या है, अधिक विरल है। तो रात्रि के समय धरातल शीतल होने की प्रक्रिया में पार्थिव विकिरणों का उत्सर्जन करता है ना। रात्रि के समय धरातल शीतल होने की प्रक्रिया में पार्थिव विकिरणों का क्या करता है बताइए, उत्सर्जन करेगा और पार्थिव विकिरणों का उत्सर्जन करके ही धरातल शीतल होता है। तो अब क्या है कि पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर जो वायुमंडल है वो विरल वायुमंडल है और इसलिए यहाँ से पार्थिव विकिरणों का उत्सर्जन होगा और इसके ऊपर विरल वायुमंडल होने के कारण, एटमॉस्फेरिक विंडो होने के कारण ये क्या हो जाएगा, रेडिएशन जो विकिरण होगी वो अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगी, विकिरण का अंतरिक्ष में पलायन हो जाएगा। तो पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों का तापमान रात्रि के समय अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर हो जाएगा। इस ढाल के सहारे भी यहाँ पर लो टेम्परेचर हो जाएगा, लो टेम्परेचर। जबकि पर्वत के निचले भागों, इस पर्वत के निचले भागों और घाटी में, पर्वत के निचले भागों और घाटी के ऊपर, पर्वत के निचले भागों के ऊपर, निचले ढालों के ऊपर और घाटी के ऊपर का वायुमंडल क्या है, 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर भी हो सकता है, 7 किलोमीटर भी हो सकता है। क्या है, पर्वत के शीर्ष की अपेक्षा अधिक है वायुमंडल न। घाटी में और पर्वत के निचले ढालों के ऊपर जो वायुमंडल है, पर्वत अगर 4 किलोमीटर ऊंचा है, इसका मतलब कि इसके ऊपर तो 4 किलोमीटर कम, 4 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई से वायुमंडल शुरू हो रहा है और यहाँ 4 किलोमीटर और पहले से ही वायुमंडल शुरू हो जा रहा है और वायुमंडल नीचे ज्यादा सघन होता है, ऊपर विरल होता है। तो घाटी में और पर्वत के निचले ढालों पर सघन वायुमंडल होने के कारण पार्थिव विकिरण जो बाहर निकलेगी ना, उस पार्थिव विकिरण का अवशोषण हो सकता है, उस पार्थिव विकिरण का परावर्तन हो सकता है। पार्थिव विकिरण ऐसे टकरा कर दूसरे सरफेस से बाहर आ सकती है, फिर घाटी में आ सकती है। अर्थात पार्थिव विकिरण का जो पलायन होगा, पार्थिव विकिरण जो अंतरिक्ष में पलायन करने की घटना है, पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर अधिक होगी, लेकिन घाटी से पार्थिव विकिरण का उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होगा। पार्थिव विकिरण का बहिर्गमन, पार्थिव विकिरण उत्सर्जित होगी लेकिन पार्थिव विकिरण का बहिर्गमन वायुमंडल से बाहर जाने की घटना कम होगी ना। घाटी में और निम्न ढालों पर विकिरण के बाहर जाने की घटना कम होगी, यहाँ पर विकिरण के बहिर्गमन की घटना अधिक होगी।
तो घाटी में और पर्वत के निम्न ढालों पर पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों की अपेक्षा हाई टेम्परेचर, यहाँ पर रात्रि के समय हो जाएगा हाई टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ दिन के समय था 20 डिग्री सेल्सियस पर्वत के शीर्ष के पास में या उच्च ढालों पर, और यहाँ दिन के समय था 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या था, ऊपर हाई टेम्परेचर था, नीचे घाटी में लो टेम्परेचर था। लेकिन दोनों जगह से विकिरण का उत्सर्जन हुआ। यहाँ से घाटी से विकिरण का उत्सर्जन होकर के यहाँ का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों से विकिरण का उत्सर्जन होकर के 20 से तापमान घटकर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि घाटी में रात्रि के समय तापमान कम नहीं हुआ, घाटी में भी रात्रि के समय तापमान कम हुआ, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 8 डिग्री सेल्सियस हो गई। और पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर तापमान घटकर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर बोल रहे हैं ना। तो इस कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों के पास तापमान अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो घाटी और निम्न ढालों के पास तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। तो घाटी या निम्न ढालों पर क्या हो जाएगा, तापमान ऊंचाई की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर, और यहाँ पर लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर। हाई प्रेशर विंड कहाँ से कहाँ बहती है, विंड हमेशा बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब यहाँ हाई प्रेशर की जो विंड है ऐसे पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों से रात्रि के समय घाटी की ओर प्रवाहित होने लगती है, और यही स्थिति यहाँ पर भी हो जाएगा, इस पर्वत के इस ढाल से भी हो जाएगा, पर्वत के इस ढाल से। तो पर्वत के दोनों ढालों से, पर्वत के दोनों उच्च ढालों से, दोनों पर्वतों के उच्च ढालों से घाटी में क्या हो जाएगा कि शीतल पवनों का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये शीतल पवनें कहाँ से प्रवाहित, कहाँ किस ओर से आ रही है, पवनों का नामकरण इस आधार पर किया जाता है कि वो कहाँ से आती हैं। यहाँ पर पवनें कहाँ से आ रही हैं, यहाँ पर पवनें आ रही है पर्वतीय क्षेत्र से, उच्च पर्वतीय प्रदेश से। इसको इसलिए कहते हैं पर्वतीय समीर। यह हो जाता है पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर को इंग्लिश में स्पेसिफिक टर्म है इसके लिए कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड, इसके लिए स्पेसिफिक शब्द है कैटाबैटिक विंड। तो कैटाबैटिक विंड आकर के क्या हो रही है, घाटी में व्याप्त हो जा रही है। कैटाबैटिक विंड का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल है 5 डिग्री सेल्सियस, तो घाटी की जो वायु है उसका तापमान कितना है, फॉर एग्जांपल 8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा कि 8 डिग्री सेल्सियस वाली जो वायु है गर्म है, अधिक सक्रिय है, हल्की होती है, ये ऊपर व्याप्त हो जाएगी, गर्म हवाएं ऊपर, और जो पर्वतीय समीर आ रही है, पर्वतीय समीर या कैटाबैटिक विंड नीचे व्याप्त हो जाएगी। तो घाटी में नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा। या पर्वत के निम्न ढालों पर भी, पर्वत के निम्न ढालों के ऊपर के वायुमंडल में जाएंगे, पर्वत के निम्न ढालों के ऊपर के वायुमंडल में जाएंगे तो आपको तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा। तो रात्रि के समय क्या हो गया, रात्रि के समय घाटी में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई, रात्रि के समय घाटी में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई, घाटी में तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति हो गई। अर्थात उच्च पर्वतीय प्रदेशों में दिन के समय तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति पर्वत के शीर्ष और उच्च ढालों पर स्थापित होती है, यह आपने अभी पहले देखा था इसके पहले के फिगर में। और रात्रि के समय तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति कहां पर स्थापित होती है, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति रात्रि के समय कहां स्थापित होती है, घाटी में और पर्वत के निम्न ढालों के सहारे, घाटी में और पर्वत के निम्न ढालों के सहारे। तो क्या हो गया कि आप देख रहे हैं कि दिन के समय तो उच्च पर्वतीय प्रदेशों में तापमान ज्यादा था घाटी की अपेक्षा, लेकिन और घाटी में कम था, और रात्रि के समय घाटी में ज्यादा हुआ, पर्वत के शीर्ष पर कम हुआ, लेकिन कुछ ही समय पश्चात जो पर्वतीय समीर है उसके प्रभाव से क्या हो गया, घाटी का जो निचला भाग है वहां पर तापमान, घाटी समीर आकर व्याप्त हो गई, वहां का तापमान कम कर दिया। कुछ ऊंचाई पर स्थित वायु गर्म है और नीचे की वायु शीतल है,
तो जो भी जीव जगत है उसका संबंध तो नीचे की वायु से होगा ना। नीचे की ही वायु अगर शीतल है तो उसको ठंड महसूस होगी, नीचे की वायु गर्म है तो उसे गर्मी महसूस होगी। इस प्रकार हम लोग देखें तो घाटियों में दिन के समय भी तापमान कम था और रात्रि के समय भी घाटी में तापमान कम हो गया न, तापीय व्युत्क्रमणता के प्रभाव से। तापीय व्युत्क्रमणता के प्रभाव से कम हुआ और घना कोहरा छाया रह गया। कोहरा ही नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, पाला की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पाला व्याप्त हो जाएगा। पाला फ्रॉस्ट 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान नीचे है, पाला की दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी यहाँ पर। तो अंतर घाटियों में पाला की दशा उत्पन्न हो जाएगी। इसी कारण क्या होता है, जो उच्च पर्वतीय प्रदेश हैं जैसे हिमालय प्रदेश है या स्विट्जरलैंड में पर्वतीय घाटियां हैं या जापान की सुवा घाटी है या ये राकीज के सहारे जो कैलिफोर्निया में जो राकीज की घाटियां हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, कैलिफोर्निया में राकेश के सहारे कौन सी जलवायु पाई जा रही है, यहाँ पर ज्यादा समय पाई जाती है भूमध्यसागरीय जलवायु। तो यहाँ पर जो अंगूर की खेती की जाती है वह घाटी और पर्वत के निम्न ढालों के सहारे नहीं होती है, बल्कि कहाँ पर होती है, पर्वत के उच्च ढालों पर होती है। शीर्ष के निकट पर्वत के उच्च ढालों पर यहाँ पर खेती करते हैं। ये कई किलोमीटर की दूरी हम लोग कुछ सेंटीमीटर में दिखाए हैं, इसलिए ये आपको कम लग रहा है। यहाँ बड़े बड़े ऐसे विस्तृत खेत होंगे, कुछ ढलुआ खेत होंगे। तो यहाँ पर पर्वत के उच्च ढालों पर खेती की जाती है। किसके, हॉर्टिकल्चर की जाती है। उच्च ढालों पर फलों की बागाती की जाती है। इसी तरह से भारत में जो हिमालय क्षेत्र की घाटियां हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की घाटी है या हिमाचल प्रदेश में जो घाटियां हैं, वहां पर क्या होता है, होटल और रेस्टोरेंट जो बनाए जाते हैं वह घाटी में नहीं बल्कि पर्वत के उच्च ढालों के पास होटल और रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है। दिन के समय तो रहता ही है और रात्रि के समय घाटी की अपेक्षा वहां की स्थिति सही रहती है, क्योंकि घाटी में थर्मल इन्वर्जन की स्थिति हो जाती है, तापीय विक्रमणता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए जो होटल रेस्टोरेंट हिमालय क्षेत्र में होंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश, यहीं पर उत्तराखंड की अपेक्षा ज्यादा अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटियां हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर क्या होता है, होटल रेस्टोरेंट पर्वत के उच्च ढालों के सहारे हैं। जापान की जैसे सुवा घाटी है, शहतूत की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जापान की सुवा घाटी शहतूत की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो वहां पर जापान की सुवा घाटी में शहतूत की खेती कहाँ करेंगे, पर्वत के उच्च ढालों पर कि पर्वत के निम्न ढालों पर कि घाटी में कहाँ करेंगे, पर्वत के उच्च ढालों पर करेंगे। और घाटी में क्या होता है, वनस्पतियों का ग्रोथ कम हो पाता है अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटियों में। इसी कारण से रात्रि के समय पाला पड़ रहा है और दिन के समय तापमान कम है, इसीलिए यहाँ वनस्पतियों की ग्रोथ अधिक नहीं हो पाता। और इसी कारण ऐसी घाटियों को क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटियों को कहते हैं जलवायविक मरुस्थल, क्लाइमेटिक ओएसिस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जलवायविक मरुस्थल कहेंगे। जलवायविक मरुस्थल इसको कहते हैं, अंतर पर्वतीय सक्रिय घाटियों को जलवायविक मरुस्थल, क्लाइमेटिक ओएसिस मरुद्यान। ओएसिस मतलब मरुद्यान। ओएसिस मीन्स मरुद्यान होता है, मरुद्यान। मरुस्थल में विकसित उद्यान, मरुस्थल में विकसित उद्यान ओएसिस। मरुस्थल में कैसा उद्यान होगा आप जान ही रहे हैं, इधर उधर वृक्ष बिखरे होंगे, बहुत ज्यादा वनस्पतियां और बहुत ऊंचे वृक्ष नहीं होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं वाताग्रीय व्युत्क्रमणता। अब इसके आगे का टॉपिक है वाताग्रीय या चक्रवाती व्युत्क्रमणता। वाताग्रीय या चक्रवाती व्युत्क्रमणता, आप जानते हैं कि जहां पर दो विपरीत प्रकृति की वायु राशियां आपस में टकराती हैं, जब दो विपरीत प्रकृति की वायु राशियां किसी धरातल पर आपस में टकराती हैं, जैसे यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट अगर ये 60 से 65 वाला क्षेत्र है, डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, तो ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की शीतल हवाएं आ जाती हैं, पोलर विंड्स, ऐसे पोलर विंड्स आ रही, पोलर विंड्स,
और यहाँ पर क्या हो जाता है, इधर की पछुआ पौने, पछुआ अभी यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी 30 से 35 पर, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, यहाँ विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, और ये उपध्रुवीय उच्च ये निम्न वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में आ रही इधर से पछुआ पौने, यहाँ से आ रही है ध्रुवीय पौने पोलर विंड्स, और यहाँ पर बह रही है पछुआ पौने वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज जो होती है वो क्या होती है, पोलर की अपेक्षा अधिक आर्द्र होती है, क्योंकि इनका तापमान ज्यादा होता है, इनमें आर्द्रता ज्यादा होती है, अधिक आर्द्र होती है, मतलब इनका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें, निरपेक्ष आर्द्रता है, एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प जो गर्म कोने होते हैं उनमें ज्यादा होता है। शीतल कोनों का रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, रिलेटिव सापेक्ष आर्द्रता, तो इनकी जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो ज्यादा है, एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा इसमें ज्यादा है। और ये जो पौने हैं इनकी अपेक्षा, पछुआ पौनों की अपेक्षा ध्रुवीय पौनों में आर्द्रता कम होती है, ध्रुवीय पौने शीतल होती है, और पछुआ पौने ध्रुवीय पौनों की अपेक्षा उष्ण होती है, गर्म होती हैं। तो ये विपरीत प्रकृति की वायु राशियां हो गई। जब दो विपरीत प्रकृति की वायु राशियां आपस में टकराती हैं तो लंबे समय तक अंतर मिश्रित नहीं होती है, बल्कि वहां पर एक ऐसा तल बना रहता है जो दोनों वायु राशियों को सेपरेट करता है। ऐसे ही तल को वाताग्र कहते हैं। ये वाताग्र हो गया, जहां पर दो वायु राशियां सेपरेट हो रही है, वो हो गया फ्रंट, हो गया वाताग्र हो गया। अब वाताग्र के सहारे ही क्या होता है, चक्रवातों का जन्म होता है। जो शीतल वायु राशियां हैं वो गर्म वायु राशियों के प्रभाव क्षेत्र में आना चाहती हैं, और गर्म वायु राशियां शीतल वायु राशियों के प्रभाव क्षेत्र में आना चाहती हैं। तो क्या होता है, शीतल वायु राशियों का धीरे धीरे विस्तार होने लगता है गर्म वायु राशि वाले क्षेत्र में, और गर्म वायु राशियां शीतल वायु राशियों को धकेलती है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, और फिर एक ऐसी स्थिति बनेगी कि ऐसे हो गया शीतल वायु राशियां ऐसे आ रही नीचे, और गर्म वायु राशियां जा रही हैं कहां पर, गर्म वायु राशियां ऊपर जाने का प्रयास करती हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी शीतल वायु राशि यहाँ पर, शीतल वायु राशि हो जाएगी नीचे, और गर्म वायु राशियां इसके ऊपर व्याप्त हो जाती है। गर्म वायु राशियां इसके ऊपर व्याप्त हो जाएंगी, इधर से आकर के ऐसे गर्म वायु राशियां इसके ऊपर व्याप्त हो जाती है। फिर गर्म वायु राशि शीतल वायु राशि के प्रभाव से शीतल होकर नीचे बैठेगी, और शीतल वायु राशि गर्म वायु राशि के प्रभाव से गर्म होकर ऊपर जाएगी, और फिर ऐसे चक्र बनने लगता है, और जिसे हम लोग कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन के जनन की 5 अवस्थाएं हैं, 4 मुख्य अवस्थाएं हैं। पश्चिमी अवस्था उसके समापन की अवस्था है, तो वो आप वहां पर जब आप वाताग्र पढ़ेंगे, या शीतोष्ण चक्रवात क्या है, शीतोष्ण चक्रवात के जनन की अवस्थाएं क्या है, कैसे डिस्ट्रॉय होता है, किस अवस्था में ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर आप पढ़ेंगे। यहाँ हम चक्रवात एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बस ब्रीफ में आपको बताना है कि शीतोष्ण चक्र, यहाँ पर वाताग्रीय व्युत्क्रमणता कहाँ पर होगी, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं, केवल शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में होगी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों में, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में आप जानते हैं शीतोष्ण चक्रवात अधिक बनते हैं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये जो ऐसी व्युत्क्रमणता, नीचे क्या है, शीतल वायु राशियां हैं, ऊपर गर्म वायु राशि है। यह सामान्यतः वायु धरातल के निकट नहीं होती, बल्कि वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर यह घटना घटित होती है। यह उच्च स्तरीय व्युत्क्रमणता का एक प्रकार है, निम्न स्तरीय व्युत्क्रमणता नहीं है, उच्च स्तरीय व्युत्क्रमणता का एक प्रकार है वाताग्रीय या चक्रवाती व्युत्क्रमणता, जो शीतोष्ण चक्रवातों में उत्पन्न होती है, या शीतोष्ण चक्रवातों के जनन की पहली अवस्था में उत्पन्न होती है। शीतोष्ण चक्रवातों के जनन की पहली दूसरी दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे से ऊपर, नीचे ये जो शीतल वायु राशि है नीचे व्याप्त होती जाएगी, गर्म वायु राशि क्या करेगी, इसको धकेलेगी
लेकिन गर्म होने के कारण अधिक एक्टिव होती है, शीतल वायुराश के ऊपर व्याप्त हो जाएगी और शीतल वायुराश नीचे व्याप्त हो जाएगी। तो किसी स्थान पर जैसे नीचे से ऊपर ऐसे बढ़ेंगे तो तापमान घटने के बजाय बढ़ता हुआ मिलेगा और यही परिघटना तापीय व्युत्क्रमणता कहलाती है। इसके बाद हम लोग चौथे पर आ जाते हैं, यांत्रिक व्युत्क्रमणता, मैकेनिकल इन्वर्जन। मैकेनिकल इन्वर्जन जो यांत्रिक व्युत्क्रमणता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। वायु की यांत्रिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न जो व्युत्क्रमणता है उसको हम लोग यांत्रिक व्युत्क्रमणता कहते हैं। मैकेनिकल इन्वर्जन क्या है? मैकेनिकल वर्क द्वारा होता है, यांत्रिक कार्य द्वारा, मतलब मैकेनिकल का मतलब वर्क द्वारा, कार्य द्वारा। जब वायु पर कार्य होता है तो उस समय जो व्युत्क्रमणता उत्पन्न होती है उसको हम लोग मैकेनिकल इन्वर्जन कहते हैं। मैकेनिकल इन्वर्जन यह दो दशाओं में उत्पन्न होगा, एक तो वायु का अवरोहण हो। मैकेनिकल इन्वर्जन भी उच्च स्तरीय व्युत्क्रमणता का प्रकार है, धरातल के निकट नहीं होता, यह वायुमंडल में ऊंचाई पर होता है, उच्च स्तरीय व्युत्क्रमणता का प्रकार है। वायुमंडल में ऐसी स्थिति जैसे ये अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस सामान्यतः जैसे उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है, सब पोलर जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जैसे 23 से 35 डिग्री है, 23 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ ले सकते हैं। अन्य स्थानों पर भी होता है, लेकिन इसकी आदर्श दशा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में उत्पन्न होती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में होगा क्या यहाँ पर कि जैसे आपने देखा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में ध्रुवीय प्रदेश की जो हवाएं आरोहण करती हैं, ध्रुवीय प्रदेशों की जो हवाएं आरोहण करती हैं वो आकर के यहाँ पर आरोहण करेंगी, बैठेंगी। इसी तरह से आपने देखा है कि या ब्रेक में ऐसे देख लीजिए, ये टॉपिक अलग है, वहां पर पढ़ेंगे। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो गया, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। तो इक्वेटोरियल रीजन से हवाएं आरोहण करेंगी और ये हवाएं ऊपर जाकर के क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा के निकट पहुंच करके बाइफरकेट होकर के उच्च अक्षांशों की ओर उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होते हुए उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी तक आते आते शीतल होकर के अवरोहण शुरू कर देती है और यहाँ पर ये अवरोहण करती है, बैठती है। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, हवाएं ऐसे ऊपर आई, ऊपर आकर के क्या कर रही हैं, यहाँ पर बैठ रही है, ऊपर आकर के यहाँ पर बैठ रही है। यहाँ की भी हवाएं जो आरोहण करती हैं वो क्या करती हैं, एक भाग इसका आकर के पोलर हाई प्रेशर को मजबूत कर रहा है, दूसरा भाग आकर के यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ की भी हवाएं क्या कर रही हैं, यहाँ पर आकर के बैठ रही है और यहाँ पर भी आकर बैठ रही है। तो विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी की हवाओं का भी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में आरोहण हो रहा है और जो उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी से हवाओं का आरोहण हो रहा है वो हवाएं भी बाइफरकेट होकर के उसकी एक शाखा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पर आकर आरोहण करती है, दूसरी शाखा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में आरोहण करती है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ऐसे ऊंचाई से हवाएं आ रही हैं तो ये आ करके यहाँ पर क्या करेगी, आरोहण करेगी। तो अन्य जगहों पर जो वायु का घनत्व है वो कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर वायु क्या हो जाएगी, बहुत ही डेंस हो जाएगी, घनत्व वायु संपीड़ित होगी, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। वायु का जब संपीड़न होगा, वायु दाब बढ़ेगा तो वायु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। वायु के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वायु के जो कण हैं, उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, उनका वेग बढ़ जाएगा। उनका वेग बढ़ेगा तो उनकी आंतरिक गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। और आपने पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ की आंतरिक गतिज ऊर्जा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में अगर वृद्धि होती है तो उसके तापमान में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर, जबकि इसके ऊपर की, इसके नीचे की जो वायु है उसका तापमान कम है और ऊंचाई पर वायु का तापमान ज्यादा है, तो नीचे से ऊपर बढ़ने पर क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा। यही पर घटना तो थर्मल इन्वर्जन है। तो ये जो यांत्रिक व्युत्क्रमणता का ये प्रकार है, ये धरातल के निकट नहीं होता, वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर होता है। और जहां पर वायु के अवरोहण के कारण हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, वहां पर उसके नीचे का जो धरातल है वहां पर वर्षा की संभावना घट जाती है। वर्षा की संभावना घट जाती है या वर्षा होने की भी स्थिति रहती है तो नहीं होगी वहां पर। इसी तरह से दूसरा मान लीजिए कोई धरातल ऐसा है, यहाँ तो वायु के अवरोहण के कारण ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पर वायु का जो अवरोहण हो रहा है वह रुद्धोष्म एडियाबैटिक रेट से हो रहा है, उद्धोष्म प्रक्रिया के थ्रू हो रहा है। उद्धोष्म दर नहीं, रुद्धोष्म प्रक्रिया। रुद्धोष्म जानते हैं ना फिजिक्स में, एडियाबैटिक तरीके से। एडियाबैटिक का मतलब
कि कोई सिस्टम ऐसा है कि प्रवाह के दौरान या उसमें जब मूवमेंट या कोई एक्टिविटी हो रही है उस दौरान उसमें न अंदर की उष्मा बाहर आए न बाहर की उष्मा अंदर जाए, उसको हम लोग रुद्धोष्म कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वायु आकर के इसको गर्म कर रही है, तो उष्मा बाहर अगर इसकी चली जाएगी तब तो ये शीतल हो जाएगी, लेकिन इसकी उष्मा बाहर आसानी से नहीं जा पा रही है, क्योंकि वायु क्या होती है, उष्मा की गुड कंडक्टर नहीं होती है, बैड कंडक्टर होती है, कुचालक होती है। धीरे धीरे उष्मा बाहर जाएगी, तब तक तो कुछ देर के लिए यहाँ तापमान ज्यादा रहेगा ही और उसके नीचे की वायु का तापमान कम बना रहेगा। तो यहाँ पर तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तापीय व्युत्क्रमणता का यह जो प्रकार है यांत्रिक व्युत्क्रमणता में आएगा, और यांत्रिक व्युत्क्रमणता किस प्रकार में आएगा, उच्च स्तरीय व्युत्क्रमणता में आएगा, निम्न स्तरीय व्युत्क्रमणता में नहीं। सामान्यतः क्या होता है, जो स्थिर व्युत्क्रमणता या विकर्ण व्युत्क्रमणता था और गतिक व्युत्क्रमणता जो एडवेक्शनल इन्वर्जन पढ़ा है, इन दोनों को अधिकांश विद्वानों ने लिखा है धरातलीय व्युत्क्रमणता के प्रकार में या निम्न स्तरीय व्युत्क्रमणता के प्रकार में लिखे, निम्न स्तरीय व्युत्क्रमणता। और वो जो दोनों आप पढ़ रहे हैं, एक वाताग्रीय या चक्रवाती व्युत्क्रमणता और दूसरा यांत्रिक व्युत्क्रमणता, ये दोनों किस में आएंगे, उच्च स्तरीय व्युत्क्रमणता के प्रकार में आते हैं। अब यांत्रिक व्युत्क्रमणता एक दूसरे तरीके से ऐसे भी होती है, यांत्रिक व्युत्क्रमणता ऐसे भी उत्पन्न होती है, ऐसे धरातल है और धरातल बहुत गर्म हो गया, धरातल बहुत गर्म हो गया, धरातल गर्म हो गया, तो धरातल गर्म है तो इसके संस्पर्श की वायु गर्म होती है, संस्पर्श की वायु गर्म होकर सक्रिय होकर तेजी से रुद्धोष्म प्रक्रिया से ये आरोहण करती है। आरोहण, यहाँ पर अवरोहण नहीं है, यहाँ पर असेंडिंग है, असेंडिंग आरोहण करती है। गर्म वायु तीव्रता से जाकर के ऊपर आ रही है, तो यहाँ तो शीतल वायु थी, लेकिन यहाँ पर गर्म वायु फैल जाती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर ऊंचाई पर प्रेशर क्या होगा, ऊंचाई पर प्रेशर नीचे की अपेक्षा कम होगा ना, नीचे की अपेक्षा यहाँ प्रेशर कम होगा, तो ये गर्म वायु यहाँ पर आकर तेजी से फैलती है, तो फैलती होगी, तो फैलने पर क्या होगा, उसमें दबाव घटेगा, दबाव घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा घटेगी तो तापमान घटेगा, और तापमान इसका यहाँ से उष्मा लाई लेकिन फिर उष्मा को रिलीज कर देगी और नीचे और जो ऊपर की इसके ऊपर स्थित वायु है उसको वो उष्मा मिल जाएगी, उसको उष्मा मिल जाएगी। तो ऊपर वाली वायु गर्म और नीचे वाली वायु शीतल हो जाएगी। तो वायुमंडल में ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, जो गर्म वायु है उसके रुद्धोष्म प्रक्रिया के तहत वायुमंडल में ऊंचाई पर पहुंचने से और उसके फैलने से, यहाँ से उष्मा लेकर गई लेकिन इसमें फैलाव हो गया तो इसकी उष्मा रिलीज होगी और इसके ऊपर की वायु की परत गर्म हो जाएगी। यहाँ तापमान कम, यहाँ तापमान ज्यादा, नीचे से ऊपर बढ़ने पर तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा, लेकिन ये धरातल के निकट घटित होने वाली परिघटना नहीं है, बल्कि वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटित होने वाली परिघटना है। इसलिए इसे इस तापीय व्युत्क्रमणता को किसमें रखेंगे, उच्च स्तरीय तापीय व्युत्क्रमणता ना। यांत्रिक व्युत्क्रमणता और वाताग्रीय या चक्रवाती व्युत्क्रमणता किसमें है, उच्च स्तरीय तापीय व्युत्क्रमणता के प्रकार में रखते हैं। और जो विकिरण या धरातलीय व्युत्क्रमणता और प्रवाही व्युत्क्रमणता, इन दोनों को अधिकांश विद्वानों ने किसमें लिखा है, धरातलीय व्युत्क्रमणता। धरातलीय व्युत्क्रमणता अधिक महत्वपूर्ण है, उसी का संबंध जीव जगत से अधिक होता है। उच्च स्तरीय जो व्युत्क्रमणता है वो हमारी जलवायु और मौसम संबंधी घटनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन जनरली जलवायु को अधिक, मौसम को कम। आज की क्लास बस इतना ही, और कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।